वास्तव में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पिछले 2.5 साल से ये विषय चल रहा है। काफ़ी बड़ा वहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है, नीति आयोग में भी इसके लिए अलग अलग पेपर तैयार हो रहे हैं। हमारे पास बस के लिए आप बोलिए। किंतु बड़ी बात क्या है कि संपूर्ण समाज का ये विषय है। भारत को अगले 25-30 वर्षों में किस दिशा में और कहां तक लेकर जाना है, जिसको हम भारत के विकास का प्रतिमान कहते हैं, किस दिशा में ले जाने का मतलब है किस रूट से लेकर जाना है। यूरोपियन रूट से लेकर जाना है क्या, सोशलिस्टिक पैटर्न से लेकर जाना है क्या, या भारत का कोई अपना भी रूट है। पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन आज तो मेरा ख्याल है शायद कोई ऐसा नहीं मानेगा कि भारत के पास अपना एक बड़ा रूट है। पहले उपेक्षा हुई है उसकी, किंतु अब न होने की स्थिति नहीं है। इसलिए भारत को भारत के चिंतन के आधार पर, भारत की आवश्यकताओं के आधार पर, भारत के रिसोर्सेज के आधार पर, भारत की आकांक्षाओं के आधार पर, भारत की डेमोग्राफी के आधार पर हमारे को विकसित भारत का अगले 25-30 वर्षों में कैसा प्रतिमान खड़ा करना, कैसा एक मॉडल खड़ा करना, ये आज के इस सेमिनार का, आज की इस गोष्ठी का प्रमुख विषय है। किसी भी व्यक्ति हो, समाज हो अथवा राष्ट्र हो, उसके सामने एक लक्ष्य रखना पड़ता है और लक्ष्य ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ ये स्पष्ट लक्ष्य है, मुझे दिख भी रहा है थोड़ा दूर, इसको प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसे ऐसे प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो 2047 जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्व कर रहे होंगे, जिसको अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल कहा है, ये 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक का जो 25 वर्ष का समय है, ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हम अपने देश की इकोनॉमी को और बाकी विषयों को किस माध्यम से लेकर जाएं और कितने हद तक लेकर जाएं, ये वो विषय है। स्वदेशी जागरण मंच में हम पहले से ही 25-30 वर्षों से ही एक विषय की चर्चा करते आए हैं। विकास का भारतीय मॉडल क्या होना चाहिए, विकास का भारतीय प्रतिमान क्या होना चाहिए। तो वास्तव में जब हम कहते हैं भारत एट 2047, हम भारत के विकास के नए प्रतिमान की ही बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो चल रहा है, जो जानकारी हमारे पास आई, क्योंकि जो मिले, वो प्रमुख रूप से भारत की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, इस पर फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव कुमार जी, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस जो पुस्तक आई थी उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि 2047 के आसपास भारत की टोटल विश्व की जीडीपी ये $200 बिलियन की हो जाएगी, 200 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अगर 200 ट्रिलियन डॉलर की, राजीव कुमार जी इसके फॉरवर्ड्स में लिखते हैं, अगर 200 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत को होना है, विश्व को होना है, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? तो उनका कैलकुलेशन है मिनिमम 35 ट्रिलियन डॉलर की होनी चाहिए। हम वैसे भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% 18% हैं, तो कम से कम उतना शेयर 200 में 35, ये 17.5% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बनता है। और हम सब लोग जानते हैं कि हम तो OECD की जो स्टडी हुई थी उसके अनुसार वर्ल्ड का 33% विश्व के उत्पादन तक का रहे हैं। अभी डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि हम 2047 तक 17.5 ट्रिलियन 17.5% तो हो ही सकते हैं। लेकिन ये आंकड़ों की बात है, CII की रिपोर्ट दूसरी है। CII की रिपोर्ट क्या कह रही है कि अगर भारत अपनी इस युवा शक्ति को
37 करोड़ तो हमारे 15 to 29 के एज ग्रुप पे हमारे पास युवा हैं। इस अपनी एंटायर वर्कफोर्स को अगर एम्प्लॉयमेंट के लूप में ले जाने में सफल हुए तो भारत कैन बी ए $40 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसलिए स्वदेशी जागरण मंच, स्वावलंबी भारत अभियान और स्वदेशी शोध संस्थान ये एक बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी एंटायर वर्कफोर्स को, अपनी एंटायर युवा शक्ति को एम्प्लॉयमेंट के लूप में ले आएं। ये बॉटम अप मॉडल है। अभी तक का एक थॉट प्रोसेस क्या है, विशेषकर वो वेस्ट से क्या नाम है प्रेरित है कि आप इंडस्ट्री खड़ी करिए, आप गवर्नमेंट से या प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ी कीजिए, इंडस्ट्री विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एक सीधा सा एक इक्वेशन दिखता है और वो ठीक भी दिखता है लोगों को, लेकिन जरा फैक्चुअल जब जाते हैं तो बड़ा अजीब दिखता है। एज ऑफ नाउ हम 7.5 के लगभग ग्रो कर रहे हैं, जिस समय में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं उसी समय पर हम दुनिया के सबसे बड़े अनएम्प्लॉयड वाले कंट्री भी हैं। यानी जीडीपी का, अगर जीडीपी को आधार बनाकर विकास का मार्ग तय करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही जाएगी, ये पिछला डाटा तो प्रूव नहीं कर रहा। इवन NDA 1 के समय पर जब अटल जी प्रधानमंत्री थे हमारे, वी वर ग्रोइंग एट 8%। और मुझे ध्यान है इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल निकाला था, उसका शीर्षक था जॉबलेस ग्रोथ। 8.5% पर हम ग्रो कर रहे थे और उसी समय पर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में से निकल रहे थे। तो वेस्ट प्रेरित जो विकास का मॉडल है, ये जो कहता है कि इंडस्ट्री अगर खड़ी हो गई, जीडीपी अगर खड़ी हो गई तो एम्प्लॉयमेंट आ ही जाएगा, इसको डाटा जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। जबकि CII की रिपोर्ट दूसरी तरफ से क्या कह रही है, वो कह रही है अगर आप किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लें तो जीडीपी और वेल्थ जनरेट तो हो ही जाएगी अप टू $40 ट्रिलियन। इसलिए जब हमने स्वावलंबी भारत अभियान चलाया है तो उसको इंडस्ट्री फोकस नहीं किया है, जीडीपी फोकस नहीं किया है, उसको एम्प्लॉयमेंट फोकस किया है। तो एक ये भारतीय दृष्टिकोण है। आप अपने युवा पर ताकत लगाइए, आप युवा को अनएम्प्लॉयमेंट करने के तरीके बताइए, इंडस्ट्री और वेल्थ ये हो ही जाएगा। वेस्ट कहता है आप इंडस्ट्री और वेल्थ पर फोकस करिए, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। यानी क्या नाम है, क्या ट्रिकल डाउन थ्योरी, पर ट्रिकल डाउन थ्योरी को डाटा सपोर्ट नहीं कर रहा है। बॉटम अप थ्योरी को CII की रिपोर्ट से लेकर हमारे शोध तक ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम इस सारे उसमें इस बार कौन से रूट से जाना चाहिए, ये आप सब ज़्यादा विद्वान लोग हैं, ज़रा तय करिए। और देश भर में हम तो इस पर एक विषय छेड़ रहे हैं, हम तो इस पर एक बहस छेड़ रहे हैं। और दूसरा बात हमने जो कही है वो हमने कही है कि किसी भी सोसाइटी या नेशन में केवल इकोनॉमी सब कुछ नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि 2047 तक भारत का प्रतिमान खड़ा करना है, तो देन डज नॉट मीन ओनली वी वांट द जीडीपी नंबर्स एंड वेल्थ क्रिएशन नंबर। $1 ट्रिलियन कितने हुए? अगर $40 ट्रिलियन होते हैं तो हम यूरोप का अगर वो होते हैं तो ऐसा भारत बनाना है क्या? नो। इसलिए हमने इकोनॉमी को महत्वपूर्ण तो माना है, लेकिन ऑल इन ऑल नहीं माना है। और इस पुस्तिका में भी और इसका विषय भी जो दिया है, हमने 5 फैक्टर्स प्राइमरी तौर पर लिए हैं। इन्हीं 5 को ही रखना है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन एक सारे देश में एक डिबेट प्रारंभ करने के लिए हमने 5 पिलर्स जो है वो इंडिकेट किए हैं। मे बी अगर सब लोगों का सहमति होगी तो 6, 7, 8, 9 व्हाटएवर। और अगले 1.5-2 साल ये बहस ऐसे चलेगी। जब हम NEP तैयार कर रहे थे 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो NEP 2020 से पहले 5 वर्ष तक हमने नेशन वाइड एक डिबेट की थी। 5000 छोटे बड़े सेमिनार किए थे कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। इसलिए 5 वर्षों की एक लंबी डिबेट के बाद जो क्या नाम है NEP बनी, वो सर्व स्वीकार्य बनी है। और सारे देश को ये विश्वास है
कि इस एनईपी के रूप से हम अपने देश का एम्प्लॉयमेंट भी ठीक कर लेंगे, इकोनॉमी भी ठीक कर लेंगे और बाकी चीजें भी ठीक कर ले जाएंगे। इसलिए हम भारत की एक डेवलपमेंट नीति भी होनी चाहिए 47 अगले 25 वर्षों की। एनईपी भी मोटे तौर पे अगले 25 वर्षों के लिए है। ये डेवलपमेंट नीति भी जो हम 47 जिसको कह रहे हैं, ये भी अगले 25 वर्षों के लिए है। और उसी प्रकार से हम एक सारे देश में एक डिबेट प्रारंभ कर रहे हैं। इसी शायद गांधी स्मारक का ही शायद दूसरे हॉल में हम लोगों ने आज से 1 साल पहले पहला सेमिनार इस पर किया था। तब डॉक्टर राजीव कुमार स्वयं यहाँ उपस्थित थे। अब समय क्योंकि मेरे पास कम रहेगा, इसलिए केवल मैं बाकी के 4 बिंदुओं को स्पर्श केवल करता हूँ, क्योंकि आज समय भी है और श्रीधर वेम्बू जी और वहाँ से जुड़े हैं, यूएस से जुड़े हैं, सुंदरम जी भी बोलने वाले हैं और भक्ति जी भी बोलेंगे, तो इसलिए वो करूँ। हमने कहा इकोनॉमी ये इम्पोर्टेंट वो होता है किसी भी सोसाइटी में, किंतु ऑल इन ऑल नहीं होता। मनुष्य शरीर से उसकी तुलना करनी हो तो पेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2 दिन अगर भूख ना मिले खाने को तो शरीर जो है ढीला पड़ने लग जाता है। लेकिन पेट जो होता है ये सब कुछ नहीं होता है। शरीर जब हम कहते हैं तो टांगे भी हैं, बाजू भी हैं, मस्तिष्क भी है, छाती भी है, सब कुछ है। ऐसी इकोनॉमी के अलावा 4 और बड़े मेजर फैक्टर हैं। सबसे पहले हमने कहा वाइब्रेंट डेमोग्राफी चाहिए भारत की। इसमें भी एक डिस्कोर्स बदलना पड़ेगा। इस समय का प्रचलित नैरेटिव क्या है कि हमारी जनसंख्या ये विकास में बड़ी बाधा है। ये सारी दुनिया में नैरेटिव पिछले 25-30 साल से चला, भारत में भी चला। लेकिन आज सारा यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, आप अगर उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि आज अगर हम सबसे ज्यादा हम परेशान हैं तो अपनी गिरती हुई TFR टोटल फर्टिलिटी रेट और अपनी गिरती हुई डेमोग्राफी से। डिटेल में तो आज नहीं जा सकता समय की लिमिट के कारण से। भारत को इस बात का ध्यान रखना है कि हमने अपनी इस जनसंख्या को बोझ नहीं मानना है विकास के पथ पर। नो, ये विकास की राह में सबसे बड़ी हमारी बात वो है, सहायक है हमारी डेमोग्राफी। आज अगर हम 7.5 पे ग्रो कर रहे हैं तो उसमें बड़ा फैक्टर है भारत के पास यंग डेमोग्राफी ऑफ 37 करोड़ है, जिनका कंजम्पशन रेट और जिनका प्रोडक्शन रेट सबसे हाई होता है। तो इसलिए वाइब्रेंट डेमोग्राफी इसको हमने पहला विषय माना है। ग्रेट इकोनॉमी इसको हमने दूसरा विषय माना है। तीसरा हमने कहा है डिफेंस स्ट्रक्चर। हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर जो है ये हमेशा दुनिया में सर्वोच्च होना चाहिए। इजराइल हमास का वार हो, यूक्रेन रशिया का वार हो, हमारे यहाँ गलवान पर चीन चढ़कर आया हो, या देखिए आप कितना भी बड़ा कर लें, अगर आपका डिफेंस स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, आपकी इकोनॉमी आपकी बाकी सब धरे धराए रहे। हम 33% थे भाई दुनिया में, लेकिन जब इस्लामिक आक्रांता, मुगल, पठान, फ्रेंच, पुर्तगीज, अंग्रेज आए, हम अपनी इकोनॉमी को नहीं बचा पाए। हम 2% पे पहुंच गए। सीधी सी बात है भाई, पैसे वाला है लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो चोर लुटेरे ले ही जाएंगे। इसलिए भारत को तीसरी बड़ी आवश्यकता है, हमारे को जबरदस्त हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अपने यहाँ प्रार्थना में हम बोलते हैं अजय्यान च विश्वस्य देहि शक्तिम, विश्व में अजय जैसा भारत। तो इसलिए अजय भारत का डिफेंस स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल, इस पर भी सारे देश में चर्चा होनी चाहिए। चौथा हमने कहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लीडर भारत चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये किसी भी देश की इकोनॉमी से लेकर उसके भविष्य के लोगों का नीति अपने उनका लिविंग स्टाइल भी तय करती है। पिछले 300 वर्षों में देखेंगे यूरोप, अमेरिका ने बड़ी जबरदस्त प्रगति की है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये दोनों क्षेत्र, अमेरिका हो या यूरोप हो, बहुत तेजी से आगे बढ़े। आप देखेंगे जितने पेटेंट राइट्स, जितने कॉपी राइट्स, जितने कॉमर्शियल वो हो रहे हैं यूएस में, दुनिया में कहीं नहीं, यूरोप में। इसलिए यूरोप और अमेरिका ये वेल्थ के सबसे बड़े सेंटर भी बने हुए हैं। जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी वहां वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। तो इसलिए चौथा फैक्टर में लिया है। और पांचवा हमने कहा है वर्ल्ड व्यू एंड वैल्यूज। किसी भी देश और समाज का
इस धरती पर रहने का और एक ना एक उद्देश्य होता है। भारत का भी उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है, ये भी जरा सबको स्पष्ट होना चाहिए। और इस विश्व को हम कुछ दे सकते हैं क्या? विश्व के 200 से अधिक देश हैं। हम उनको अगर कुछ देने की स्थिति में हैं तब वो हमारा सम्मान करने वाले हैं। अगर हम कुछ भी उनको देने की स्थिति में नहीं है तो कोई क्यों सम्मान करेगा? ये तो व्यवहारिक बात है, नेचुरल वो है। इसलिए भारत को अपना वैश्विक दृष्टिकोण कैसा है और अपनी वैल्यूज कैसी हैं, इसके ऊपर भी एक बड़ी चर्चा करनी चाहिए। केवल संकेत करके अपनी बात खत्म करता हूं। अभी G20 का हमने उद्घोष वाक्य रखा, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है। पश्चिम कहता है विश्व एक बाजार है, भारत कहता है विश्व एक परिवार है। बाजार में एक दूसरे को लूट करने की होड़ होती है, परिवार में एक दूसरे को देने की होड़ होती है। और जब G20 में हमने लिखा एक परिवार, एक वन फैमिली, एक पृथ्वी, एक भविष्य, तो विश्व के लोगों, अरे ये क्या है? ये सिंपल से हैं, लेकिन 5000 साल भारत का जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रतीक करता हुआ है। ये भारत का थॉट प्रोसेस है। विश्व को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और अगर पारिवारिक दृष्टिकोण रहा तो ये झगड़े नहीं होंगे। बाजार का दृष्टिकोण है, इसे रोज ये झगड़े हैं। और भारत को अपने अंदर एक ऐसा प्रतिमान खड़ा करना होगा जो सारे विश्व के लिए प्रेरक हो। हम वास्तव में भारत है 2047, ये भारत की 140 के लिए नहीं चाहते, नो, हम 750 करोड़ जनता का ही सुख चाहते हैं। हम सवेरे बोलते हैं ओम सर्वे भवन्तु सुखना, हम भारतीय भवन्तु सुखना नहीं बोलते भाई, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी 750 करोड़ का भला हो, मेरे 140 करोड़ का भला हो, ये हमारा सोच नहीं है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः। लेकिन हम दूसरों को उपदेश दें भाई ऐसा बनो, उनका तुम आप हैं क्या? तो भारत को इसलिए अपना एक सफल मॉडल अपने यहां खड़ा करना होगा। ये सफल मॉडल विश्व के इन 200 देशों में इंस्पायर करेगा कि पर्यावरण हितैषी विकास का प्रतिमान कैसा होता है। तो इसलिए भारत को जब हम कहते हैं भारत है 2047, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये विश्व के सभी 200 देश और उसकी 750 करोड़ से अधिक आबादी के लिए है। उस विषय में मुझे लगता है कि हमारी स्वदेशी शोध संस्थान की टीम पिछले 1 वर्ष से व्यापक प्रयत्न कर रही है और इस प्रयत्न को बहुत श्रेष्ठ नेतृत्व लीड भी कर रहा है। मेरा ख्याल है सुरेश प्रभु जी भी आ गए हैं, मैं स्वागत करता हूं उनका, जो हमारे को वर्चुअल मोड से संबोधित करेंगे। और एक और भी सज्जन हैं, कौन है जुड़े, जो भी हैं। तो कुल मिलाकर हम सब इस अपनी इस गोष्ठी को, एक सार्थक गोष्ठी को, जो सारे भारत को और अंततः जाकर विश्व को भी मार्गदर्शन देगी, ऐसी गोष्ठी को हम प्रारंभ करें। इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूँ। जय स्वदेशी, जय भारत।